दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भाई कमाल है, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस थोड़ी देर और रुक जाइए, कहानी सुनिए। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है पछतावा। पूना राज को फ़ोन करके बता दो कि जिम का केबल टूट गया है और कोने वाली ट्रेडमिल की मोटर भी जल गई है। और हाँ, राज आए तो क्रॉस ट्रेनर के नट बोल्ट कसने को भी बोल देना। बहुत आवाज़ कर रहा है, शेरी ने उससे कहा। अच्छा, मैं अभी फ़ोन कर देती हूँ, कहकर फ्रंट डेस्क पर बैठी हुई पूना राज को फ़ोन लगाने लगी। राज जिम का नियमित सर्विसमैन है। जब भी जिम के उपकरणों में कोई भी खराबी होती है तो वही आकर ठीक करता है। तभी जिम का मालिक विनोद वहाँ पर आ गया। विनोद को देखकर शेरी के चेहरे पर चमक आ गई। वह विनोद के केबिन में जाकर उससे बातें करने लगी। विनोद के इस शहर में 4 जिम थे। शेरी एक फिजियोथेरेपिस्ट थी और ट्रेनर भी। वह विनोद को उस दिन के काम का ब्यौरा देने लगी और नए एडमिशन के बारे में भी बताने लगी। विनोद प्रसन्न हो गया क्योंकि शेरी ने पिछले हफ्ते में 8 नए एडमिशन करवाए थे। विनोद ने उसके काम की तारीफ की तो शेरी खुश हो गई। थोड़ी देर बातें करने के बाद विनोद शेरी को साथ लेकर अपने दूसरे जिम की ओर चला गया। दूसरे जिम में सब जगह चक्कर लगाने के बाद विनोद और शेरी वापस केबिन में जाकर बैठ गए। विनोद घर से नाश्ता लेकर आया था। दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करने लगे। 1 घंटा बाद विनोद तीसरे जिम में चला गया। शेरी वहीं रह गई और लोगों को एक्सरसाइज करने की ट्रेनिंग देने लगी। जिम बंद होने के बाद शेरी अपने घर चली गई। वह एक छोटे से बेडरूम वाले फ्लैट में किराए पर रहती थी। शेरी कपड़े बदल कर सो गई क्योंकि जिम जाने के लिए वह सुबह 4:30 बजे उठती थी। शाम को वह फिर से जिम में चली जाती थी। शेरी सागर की रहने वाली है। उसके पिता एक स्कूल में छोटे से अध्यापक हैं। शेरी 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर है। उससे बड़ी 2 बहनें और एक छोटा भाई भी है। चारों बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई का खर्च उसके पिता स्वयं ही कर रहे थे और जैसे तैसे चला रहे थे। वे शाम को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। दरअसल 2 बड़ी बहनों का विवाह करने में वे गले तक कर्जे में डूब गए थे। शेरी फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई करने के लिए भोपाल आ गई थी। उसके पिता की पढ़ाई और रहने का खर्च उठाने में सामर्थ्य नहीं थे, लेकिन महत्वाकांक्षी शेरी ने उस तंगहाली से बाहर निकलने के लिए कमर कस ली थी। थोड़े पैसे लेकर वह यहाँ पर भोपाल आ गई थी। यहाँ पार्ट टाइम नौकरी कर ली और वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई भी करती रहती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद शेरी ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया था और काफ़ी कोशिश भी की थी। उसी दौरान अपनी एक सहेली के साथ वह विनोद के जिम आई थी। जिम के एक ट्रेनर से ही शेरी को पता चला था कि विनोद को एक फिजियोथेरेपिस्ट की खास ज़रूरत है। शेरी विनोद से मिली। खूबसूरत स्मार्ट शेरी के बात करने के अंदाज से विनोद काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने शेरी को अपने जिम में बतौर फिजियोथेरेपिस्ट नियुक्त कर लिया। चतुर और महत्वाकांक्षी शेरी ने बहुत जल्दी ही विनोद की नज़रों में अपनी साख बना ली थी। लगभग साल भर के अंदर ही वह विनोद के चारों जिम के कई महत्वपूर्ण काम संभालने लगी थी। उसने अपने लिए एक स्कूटी खरीद ली और हॉस्टल छोड़कर यह फ्लैट किराए पर ले लिया था। विनोद अपने बहुत कुछ काम शेरी को सौंपकर एकदम निश्चिंत था। कुशाग्र बुद्धि शेरी बहुत जल्दी ही मशीनों के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में भी काफ़ी कुछ सीख गई थी। जिम पर ही नहीं, उसने विनोद के दिल पर भी अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दी थी, यानी उसके दिल पर भी कब्जा कर लिया था। पहले साथ में गाड़ी में घूमना, बाहर खाना खाना, फिर एक के बाद एक सीमाएं टूटती गईं और जिस दिन शेरी ने हॉस्टल छोड़कर फ्लैट में शिफ्ट किया, उस दिन के बाद से तो दोनों के बीच की सारी दूरियां समाप्त हो गईं। यह फ्लैट भी बहुत कम किराए पर विनोद ने ही उसे दिलवाया था। यहाँ दोपहर में और रात में भी विनोद का आना जाना प्रारंभ हो गया था। लेकिन जिम की एनुअल पार्टी में शेरी को ये जानकर गहरा धक्का लगा कि विनोद ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि जल्दी ही बाप भी बनने वाला है। शेरी उस दिन अकेले में आकर खूब रोई थी। 4 दिन तक वह जिम भी नहीं गई थी।
उसने सागर लौट जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन तभी विनोद ने अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए अपने माता पिता के पास यानी अपने मायके भेज दिया और छोटे बच्चे की देखभाल के बहाने उसे महीनों अपने पास रखा। इस बीच उसने शेरी को अपनी मीठी मीठी बातों से मना लिया। इसमें मेरी किस्मत का दोष है कि तुम मुझे पहले नहीं मिली। प्यार तो मैं तुम्ही से ही करता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊँगा भला। अगर तुम मेरे जीवन में पहले आ जाती तो मैं निश्चित तौर पर तुमसे ही शादी करता। मेरा सच्चा प्यार तो तुम ही हो शेरी। वह बार बार यही बात बोला तो शेरी भावनाओं में बह गई। वैसे भी वह विनोद के साथ शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत गहराई से जुड़ गई थी। शेरी की माँ ने उसे बहुत बार वापस बुलाया, या फिर पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, अब वापस आ जाओ। लेकिन बड़ा शहर, उस पर विनोद से रिश्ता और इन सब से ऊपर जिम का आधुनिक व उन्मुक्त ग्लैमरस वातावरण, जिनके आकर्षण में वह ऐसी फंस गई कि घर वापस जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती थी। फिर दिन ब दिन वह चारों जिम की जिम्मेदारियों में उलझती गई। 2 साल बाद विनोद ने अपने दोस्त की सेकेंड हैंड कार शेरी को दिलवा दी। अब शेरी कार से आती जाती थी। जिम के दूसरे ट्रेनर और पुराने कस्टमर शेरी और विनोद के रिश्ते के बारे में जानने लगे थे, मगर दोनों को ही कोई कुछ कहता नहीं था। विनोद की प्रतिष्ठा देखकर तो उसे तो कोई कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं करता था। लेकिन ट्रेनर लोग आपस में बातें करते समय शेरी को विनोद की कीप यानी रखेल कहते थे। पूना, जो कि जिम में शेरी की अच्छी सहेली थी, उसने यह सारी बातें उसे बताई थी। सुनकर शेरी को बहुत बुरा लगा, मगर करती भी क्या। बात कोई गलत तो थी नहीं, इसलिए खून का घूंट पी कर रह गई। एक दिन शेरी की माँ का फ़ोन आया। बेटा, तुझसे बात करनी थी। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का देखने में भी बहुत अच्छा है और घर परिवार, रुपया पैसा सब कुछ अच्छा है। बस अब तू यहाँ आ जा। माँ, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अभी मेरी उम्र ही क्या है। अभी मुझे पढ़ने और काम करने दो प्लीज़। ये बार बार शादी की रट मुझसे मत लगाया करो, शेरी ने उकताहट भरे स्वर में कहा। अरे, अभी नहीं तो क्या बुढ़ापे में शादी करेगी? शेरी की माँ झल्ला कर बोली थी। ओहो, तुम भी माँ। आजकल क्या लड़कियाँ इतनी जल्दी शादी करती हैं? शादी के बाद तो घर गृहस्थी में फंसे रहना ही है। कम से कम अभी तो मुझे चैन से और अपने मन की ज़िंदगी जीने दो। 2-4 साल बाद जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। शेरी हर बार अपनी शादी की बात को 2-4 साल के लिए टालकर अपनी माँ को निरुत्तर कर देती। दूसरे दिन दोपहर में शेरी जिम से घर आई और नहाने गई। नहाकर वह गैलरी में खड़ी होकर अपने बाल सुखा ही रही थी कि तभी नीचे पोर्च में विनोद की कार आकर रुकी। शेरी उसे देखकर खुश हो गई, क्योंकि आज उसने जिम में जब उससे पूछा था तो विनोद ने आने से मना कर दिया था वहाँ पर आने के लिए। विनोद के बेल बजाने से पहले ही शेरी ने दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है डार्लिंग, आज तो नहा धोकर फ्रेश होकर हमारे स्वागत के लिए खड़ी हो? विनोद ने दरवाज़ा खुलते ही बड़े ही अंदाज में शेरी की कमर में अपनी बाह का घेरा डालते हुए कहा था। चलो हटो, तुम तो आज आने वाले नहीं थे ना, फिर कैसे आ गए? शेरी ने बड़ी ही अदा से पूछा। अरे जाने मन, हमने सोचा कि चलो आज आपको सरप्राइज़ दे दे। हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं, कहकर विनोद ने नीचे जाकर 2 आदमियों की सहायता से एक टीवी ऊपर लाकर ड्राइंग रूम में रखवा दिया। उन आदमियों के जाने के बाद विनोद ने शेरी को अपने बाहों में लेते हुए कहा, कल मैं इसका कनेक्शन करवा दूंगा। देखा, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है और अब तुम भी मेरा थोड़ा बहुत ख्याल रखा करो। इसके बाद विनोद शेरी को बेडरूम में ले गया और दोनों आपस में व्यस्त हो गए। एक दिन जिम में 2 लड़के आए। उन्होंने 3 महीने का पैकेज लिया। शेरी ने दोनों का एडमिशन करवा लिया। एक लड़के का नाम काशी और एक का नाम अनिल था। दूसरे दिन से अनिल और काशी नियमित रूप से जिम आने लगे। शेरी ही उन लोगों को ट्रेनिंग देती थी। धीरे धीरे शेरी को लगने लगा कि काशी उसमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। वह कुछ भी पूछने या सिखाने के बहाने शेरी को अपने आसपास ही बनाए रखता था।
शेरी को भी काशी अब अच्छा लगने लगा था। वह भी उसके आसपास रहना पसंद करने लगी थी, क्योंकि काशी था तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। विनोद के अलावा यदि किसी अन्य युवक ने शेरी को अपनी ओर आकर्षित किया था तो वह अब काशी ही था। सच तो यह था कि शेरी अब यह महसूस करने लगी थी कि विनोद जीवन में उसे भला क्या दे पाएगा। वह उससे शादी तो करेगा नहीं। ऐसे में वह सिर्फ उसकी प्रेमिका बनकर कैसी सारी जिंदगी गुजार दे भला। विनोद के साथ उसका क्या भविष्य होगा। काशी दिखने में अच्छा है और अच्छी नौकरी भी है, अच्छी कार में आता जाता है, तो जाहिर है पैसे वाला ही होगा। शेरी भी काशी में अपनी खुली दिलचस्पी दिखाने लगी। हाँ, वह यह ध्यान ज़रूर रखती कि ये सारी बातें विनोद की जानकारी में न आ जाएं, क्योंकि वह काशी के बारे में सब कुछ जानने और उसकी तरफ से पक्का आश्वासन मिलने तक विनोद के मन में अपने प्रति व्यर्थ का कोई भी संशय पैदा नहीं करना चाहती थी। उसे कोई भी रिस्क लेना पसंद नहीं था। मौका देखकर शेरी काशी के साथ बाहर भी जाने लगी। अब शेरी को इंतज़ार था काशी के प्यार का इजहार करने का और शादी का वादा करने का। वह इसी बात के इंतज़ार में रहती। अब उसे दोपहर में विनोद का इंतज़ार नहीं रहता था, बल्कि विनोद के आ जाने से उसे अब कोफ्त होती थी। अक्सर वह दोपहर और रात में काशी के साथ उसकी कार या बाइक पर घूमती या फिर दोनों किसी दूर और एकांत जगह पर जाकर बैठे रहते थे। विनोद के पूछने पर वह यह बहाना बना देती कि किसी सहेली के साथ गई हुई थी। काशी से एकांत में मिलने पर शेरी का मन मचलने लगता था, लेकिन काशी का मर्यादित व्यवहार देखकर उसे अपने ऊपर संयम रखना पड़ता था। काशी कभी भी भूल कर भी उसे हाथ तक न लगाता, अतः शेरी को भी अपने उच्छल मनोवृत्तियों को काबू में रखना ही पड़ता था, ताकि काशी के मन में उसे लेकर कोई भी गलत धारणा न बैठ जाए। और वह नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से काशी के मन में उसके उन्मुक्त आचरण को लेकर कोई भी संशय उभरे और वह उसे छोड़ दे। इसलिए काशी के सामने वह अपने आप को सौम्य, शालीन और मर्यादा में रहने वाली दिखाने की हर संभव चेष्टा करती रहती थी। आखिर करीब 3 महीने साथ साथ कुछ समय बिताने लेने के बाद काशी ने शेरी को प्रपोज कर ही दिया। उसके प्रति अपनी चाहत का इजहार आखिर कर ही दिया। शेरी उस दिन बहुत खुश थी। काशी के दिए लाल गुलाब को हाथ में लिए वह देर तक अपने सुनहरे भविष्य के सपनों में खोई रही। अब उसे विनोद की बनी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वह काशी की ब्याहता पत्नी बनेगी, यही उसके मन में बार बार ख्याल आते रहे। अगले दिन काशी उसे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए ले जाने वाला था। उसने अपने माता पिता को शेरी के बारे में बताया था। वे और काशी की दोनों बहनें शेरी से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं। शेरी उस दिन बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई। वह काशी के सामने किसी भी कीमत पर 19 नहीं दिखना चाहती थी। वह काशी के परिवार पर अपना पूरा प्रभाव जमाना चाहती थी कि वह काशी से किसी मायने में भी कम नहीं है। शेरी काशी को बाइक पर आते देखकर ताला लगाकर नीचे उतर आई। उसे बाइक पर आता देखकर शेरी को थोड़ा अखर गया कि आज तो इसे अपनी कार लेकर आना चाहिए था। आज तुम अपनी कार नहीं लेकर आए। अपनी होने वाली पत्नी को तो तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने कार में लेकर जाना चाहिए था ना। शेरी ने ठुनकते हुए काशी से कहा। अरे वह कार तो अनिल की है, अपनी सवारी तो यही है मैडम। काशी हंसते हुए उसे बोला। दरअसल मुझे ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए उसकी कार हमेशा मैं ही चलाता रहता हूँ। अभी तो मेरे पास कार नहीं है, पर तुम चिंता क्यों करती हो, हम दोनों मिलकर जल्दी ही एक कार भी खरीद लेंगे। काशी ने सहज रूप से कहा, पर शेरी का मन थोड़ा सा बुझ गया। हालांकि काशी ने अपने बारे में कभी भी कुछ भी बड़ा चढ़ा कर नहीं बताया था, तब भी शेरी मानकर चली थी कि वह बहुत पैसे वाला और कार बंगले वाला इंसान है। 10 मिनट बाद वे दोनों काशी के घर पहुंच गए। घर देखकर शेरी का मन और ज़्यादा खराब हो गया। वह तो सोच रही थी कि काशी हाई फाई लग्जरियस बंगले में रहता होगा,
लेकिन यहाँ तो एक अत्यंत साधारण सा पुराना सा केवल एक छोटा सा मकान है। कॉलोनी भी कोई खास पौश नहीं थी। साधारण मध्यम वर्गीय लोगों के ही घर थे चारों ओर। शहरी भारी मन और बोझिल कदमों से काशी के साथ घर में अंदर गई। ड्राइंग रूम की साज सज्जा अत्यंत ही साधारण थी। फर्नीचर भी काफ़ी पुराना था। वह जिस मकसद और ग्लैमर की उम्मीद लगाए बैठी थी, स्थिति उससे बिल्कुल विपरीत थी। काशी के घर वाले, माता पिता और दोनों बहनें उससे अत्यंत उत्साह से मिली। उन्होंने मन लगाकर शहरी की आवभगत की, लेकिन शहरी पूरे समय अपनी बातों का सिर्फ हाँ हाँ में जवाब देती रही। उसका दम यहाँ पर घुट रहा था। उस परिवेश में वह काफ़ी भारीपन महसूस कर रही थी। वह जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहती थी। 2 घंटे बाद काशी उसे लेकर चला और उसे उसके घर छोड़ने से पहले एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले गया। काशी के घर से निकलकर शहरी ने खुली हवा में आकर ऐसे चैन की सांस ली जैसे वह जेल से छूटी हो। दोनों एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। कैसा लगा तुम्हें मेरा परिवार, मम्मी पापा और बहनें? काशी ने काफ़ी उत्साह से शहरी से पूछा और शहरी की बात का कुछ जवाब देती इससे पहले ही वह बताने लगा कि उसके माता पिता और बहनें कितनी अच्छी हैं, उसे कितना प्यार करते हैं सभी, और शहरी को भी कितने प्यार से रखेंगे वगैरह वगैरह। शहरी अंदर ही अंदर बुरी तरह से कसमसा रही थी। वह काशी से प्यार भी करती थी और उसके पुराने घर में बुझी हुई मध्यवर्गीय जिंदगी भी जीना नहीं चाहती थी। आखिर वह करे तो करे क्या? अजीब सी कश्मकश में घिरी थी वह। काशी ने भी भांप लिया था कि उसके परिवार से मिलकर शहरी खास खुश नहीं है। काशी, तुम तो इतना पैसा कमाते हो, फिर ऐसे पुराने घर में क्यों रहते हो और अपनी कार क्यों नहीं खरीदते तुम? आखिर शहरी के मन की बात उसकी जुबान पर आ ही गई। ओहो, इतनी छोटी सी बात को मन में पकड़ कर बैठ गई हो, ये भी कोई बात है भला? खरीद लेंगे डियर, वे दोनों चीज़ें भी खरीद लेंगे। दरअसल साल भर हुआ है पापा की बाईपास सर्जरी हुए, उसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ। मेरी पढ़ाई में भी बहुत पैसा लग गया और अब एक बहन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और दूसरी छोटी बहन पूना के प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA करना चाह रही है। इन दोनों का खर्च कुल मिलाकर लगभग 8-10 लाख तो हो ही जाएगा और फिर इन दोनों का विवाह भी करना है। पर तुम क्यों चिंता करती हो? हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। इतनी क्या टेंशन की बात है भला? घर गाड़ी सब आ जाएगा उसके बाद। हाँ, कुछ साल ज़रूर लगेंगे पर ले तो लेंगे हम लोग ज़रूर। काशी ने बड़े प्यार और विश्वास से शहरी की ओर देखते हुए कहा। उस दिन शहरी ने बात आगे नहीं बढ़ाई और चुपचाप घर आ गई। दूसरे दिन उसने सारी बात पूना को बताई। काशी जिस तरह से हर चीज़ खरीदने में हम कह रहा था, उससे तो साफ जाहिर है वह मेरे पैसों का उपयोग अपने घर चलाने में करना चाहता है। शहरी ने अपनी सहेली से कहा, मेरा से तेरा क्या मतलब है? शादी के बाद तो वह तुम दोनों का ही होगा ना? पूना ने बड़े ही सहज स्वर में कहा। कम मोहन यार, अगर मैं पैसा उसे दे दूं घर या कार खरीदने के लिए तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं क्या अपनी लाइफ एंजॉय भी न करूं? शहरी का स्वर तल्लक था। ये क्या तेरा मेरा कर रही है? घर तो तेरा ही होगा ना, कार भी तो तू ही घूमेगी उसमें, है कि नहीं? पूनम ने उसे समझाते हुए कहा। क्यों, उसका बड़ा कुनबा नहीं है क्या? अगर मैं अपने पैसों से घर खरीद भी लूँ तो मुझे उस घर में क्या मिलेगा? एक कमरा, और क्या? शहरी ने बुरी तरह से बुनबुनाते हुए कहा। इतनी स्वार्थी ना बनो शहरी, अफसोस है कि तू इतनी संकीर्ण विचारों की है। दरअसल तुझे उन्मुक्त जीवन शैली की आदत हो गई है, इसलिए बस अपना सुख चाहिए, घर परिवार और रिश्ते बिल्कुल नहीं। लेकिन एक वक्त आएगा जब तुझे परिवार और रिश्तों की तीव्र ज़रूरत महसूस होगी और तेरे पास कोई भी नहीं होगा। याद रखना मेरी इस बात को। उसके पहले संभल जा। पैसा वैसा सब ठीक है, लेकिन इसके लिए काशी जैसे अच्छे लड़के को छोड़ देना अक्लमंदी बिल्कुल नहीं है। पूना के स्वर में शहरी के लिए तिरस्कार का भाव था। मैं अपना पैसा उसके पिताजी की दवाओं या बहनों की पढ़ाई और शादी ब्याह में खर्च कर दूं तो बता, मेरे पास जीवन का आनंद लेने के लिए क्या कुछ बचेगा क्या? शादी को लेकर मेरे मन में भी तो कुछ अरमान है। अगर वे दिन बीत जाने के बाद वापस थोड़े ही आएंगे, तब मैं क्या करूँगी?
शेरी ने अपना तर्क रखा। जैसी तेरी मर्जी। सच तो यही है कि विनोद के साथ रहते हुए तू बस अपने लिए जीना सीख गई है। तुझे जीवन में और किसी से कोई लेना देना नहीं रहा है। लेकिन विनोद पर अधिक भरोसा कभी मत रखना। वह शादीशुदा है। अपनी पत्नी को छोड़कर तुझे तो अपनाने से रहा। काशी तुझे सच्चे मन से चाहता है। यह बात तू अच्छी तरह से जानती है। क्या हुआ अगर उसके साथ शुरुआती सालों में तू चकाचौंध भरी जिंदगी नहीं जी पाएगी तो? पर उसका भविष्य तो उज्जवल है ना। पूना ने कहा और उठकर अपनी सीट पर वापस आकर अपना काम करने लगी। वह जानती थी शेरी की आंखों पर ग्लैमर की पट्टी बंधी हुई है। वह संघर्षपूर्ण जीवन या सामंजस्य के लिए किसी तरह से तैयार नहीं होगी। विनोद को शेरी और काशी के बारे में कुछ भनक लग गई। शेरी जिम की जिम्मेदारी निभाने और लोगों को इम्प्रेस करके जिम ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करने में बहुत ज़्यादा माहिर था। विनोद उसके कारण काफ़ी कुछ निश्चिंत था। वह किसी भी कीमत पर शेरी को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। उसने तुरंत ही शेरी पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया और फिर उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके लिए महंगे महंगे उपहार लाने लगा, उसे पार्टियों में ले जाने लगा और जिम में ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ गुजारने लगा। उसने शेरी के घर आना जाना भी बढ़ा दिया। शेरी जो काशी के साथ रहते हुए विनोद से दूर होने लगी थी, अब काशी को छोड़कर वापस विनोद के साथ इन्वॉल्व होने लगी। उसने काशी से शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। काशी ने जिम आना छोड़ दिया और फिर शेरी से उसका अब कोई संपर्क नहीं था। शेरी का जीवन वापस उसी ढर्रे पर चलने लगा जैसे पहले होता था। अब तो उसकी माँ ने उससे शादी के लिए पूछना भी छोड़ दिया था। पहले तो शेरी दीपावली आदि त्योहारों पर घर भी जाती थी, लेकिन लोगों की कानाफूसियों और शादी के लिए किए जा रही टोकाटाकी से आखिर तंग आकर उसने अपने घर जाना भी छोड़ दिया। जिम की एनुअल पार्टी में शेरी ने फिर विनोद के साथ खूब एंजॉय किया। बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी पत्नी उस पार्टी में नहीं आ पाई थी, तो शेरी और विनोद ढेर सारा डांस एक साथ करते रहे। उस रात देर तक विनोद शेरी के घर में भी रहा। शेरी का पिछला सारा मलाल धुल गया। वह पिछली सारी बातें भूल गई। शेरी के विवाह के लिए इनकार करने की बात से थक कर आखिर उसके माता पिता ने उसके छोटे भाई का विवाह तय कर दिया। शेरी विवाह में शामिल होने गई तो पहली बार उसके मन में एक कसक सी उठी। दोनों बहनें अपने अपने पति व बच्चों में पूरी तरह से व्यस्त थी। माता पिता नाती नातिन व दामादों की खातिरदारी और नई बहू को लेकर ही व्यस्त और पूरी तरह से उत्साहित थे। कुछ वर्षों पहले जब शेरी यहाँ घर आती थी तो सब उसके आसपास मंडराते रहते थे। चारों ओर उसकी पूछ होती रहती थी, पर आज सब अपने आप में मस्त और व्यस्त थे। शेरी अपने आप को बहुत अपेक्षित सा महसूस कर रही थी। वह हफ्ते भर के लिए यहाँ पर आई थी, मगर केवल 3 दिनों में ही वापस अपने शहर चली गई। हर दिन महीने इसी तरह गुजरते गए। 8-10 महीने बाद पूना की भी शादी हो गई। उसने जिम की नौकरी अब छोड़ दी। पूनम उम्र में शेरी से छोटी थी। शेरी को यह बात थोड़ी सी अखरी। पूना ने अपनी शादी में किसी को भी नहीं बुलाया था, न ही शादी का कार्ड दिया था। कोई नहीं जानता था कि उसकी शादी कहाँ और किससे हुई है। जिम में शेरी की एकमात्र सहेली पूना ही थी, जो उसका राजदार भी थी और जिससे वह अपने दिल की बात अच्छे से कह देती थी। अब शेरी को पूरी तरह से अकेलापन सा महसूस होने लगता। इसी तरह 3 साल और गुजर गए और विनोद इस बीच एक और बेटे का बाप बन गया। उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर को अपने पास बुलवा लिया था और बच्चों को उनके सुपुर्द करके वह अब जिम आने लगी थी। धीरे धीरे उसने चारों जिम का काफ़ी कुछ काम संभाल लिया था। जब तक विनोद जिम में होता, उसकी पत्नी उसी के साथ केबिन में बैठी रहती थी, अतः शेरी को विनोद से बातचीत करने का कोई भी मौका नहीं मिल पाता था। उसके और विनोद के बीच बस काम को लेकर केवल औपचारिक बातचीत ही हो पाती थी। विनोद उसके घर भी अब नहीं आ पाता था। शेरी मन मसोस कर रह जाती थी। यों भी वह अब 32 वर्ष की हो चुकी थी और विनोद की नज़रों में अपना आकर्षण पूरी तरह से खो चुकी थी।
कसरत के कारण बदन भले ही चुस्त दुरुस्त था, लेकिन चेहरे पर उम्र का असर दिखाई देने लगा था। और वैसे भी अब विनोद का मन रंजना नाम की एक नई लड़की से लगा हुआ था। रंजना 22 साल की चंचल, शोक, चुलबुली और आकर्षक युवती थी। विनोद उसके साथ वही कहानी दोहरा रहा था जो उसने कभी शहरी के साथ रची थी। शहरी को रंजना को देखकर अफसोस होता था, तरस आता था कि इसका भी वही हश्र होगा जो मेरा हुआ है। पर उसे पता था कि अगर वह रंजना को समझाने की कोशिश भी करेगी तो भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसको भी तो उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया था जब पूना ने उसे काफ़ी कुछ समझाया था। चमक धमक से भरी ग्लैमरस लाइफ में उलझी यह उम्र ही ऐसी होती है। लेकिन शहरी को बहुत दुख होता जब विनोद उसके काम में गलतियां निकालने लगता, उसे बुरी तरह से सबके सामने झड़क देता। शहरी टूट जाती। तभी एक दिन माँ का फ़ोन आया कि उन्होंने बहू की ससुराल की तरफ से किसी लड़के का फ़ोटो कुरियर में उसे भेजा है। लड़का 38 साल का है और तलाकशुदा है, पर अच्छा ये है कि कोई भी बाल बच्चा नहीं है। माँ ने इस बार साफ साफ शब्दों में उसे कह दिया था कि अब भी अगर उसने शादी के लिए मना कर दिया तो वे उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगी, ना ही उसके विवाह के लिए अब उसके आगे प्रयत्न करेंगी। तीसरे दिन शहरी को लड़के का फ़ोटो मिल गया। साधारण नए नक्श वाला, सीधा साधा सा, कुछ स्थूल सा, मोटा सा आदमी था। शैली ने फ़ोटो टेबल पर रख दिया। अब यही बचा है क्या उसकी किस्मत में। दूसरे दिन शहरी किसी काम से बाजार गई तो अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर वह पीछे मुड़ने लगी। अरे शहरी तुम। शहरी ने पीछे देखा तो पूना को देखकर एक सुखद आश्चर्य में डूब गई। फिर उससे बोली, कितने सालों बाद मिली हो, तुम तो मुझे एकदम भूल ही गई, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई तुम। क्या करूं, घर गृहस्थी में उलझ गई थी। और तुम कैसी हो तुम, जिम में सब कैसे हैं। पूना ने उससे कहा। सब ठीक है। शहरी कहते कहते अचानक रुक गई। सामने से अचानक काशी एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर आया और शहरी पर एक उपेक्षित सी उचटती हुई निगाह डालकर पूना से बोला, ज़रा इसे पकड़ो, मैं सामान गाड़ी में रख दूँ। ये और घूमने की ज़िद कर रहा है, मैं इसे ले जाता हूँ, तुम आ जाओ 5 मिनट में वहाँ गाड़ी के पास। कहते हुए काशी ने बच्चे को पूना की गोद में दिया और पास खड़ी चमचमाती गाड़ी का गेट खोलकर सामान की थैलियाँ रखकर बच्चों को लेकर वापस चला गया। अब शहरी को समझ में आया कि पूना ने अपनी शादी में किसी भी जिम वाले को क्यों नहीं बुलाया था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। काशी का रिश्ता मेरे मौसा जी के भाई लेकर आए थे मेरे लिए। तुमने उसे छोड़ने का निर्णय बड़ी जल्दी ले लिया शहरी। काशी की बहनों को अच्छे नंबरों की वजह से स्कॉलरशिप मिल गई थी और साथ ही साथ उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी करके अपने पढ़ाई का खर्च भी स्वयं ही उठा लिया था। पढ़ाई पूरी होने पर अपने कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली अपनी पसंद के लड़कों से उनका विवाह भी हो गया। आज वे काफ़ी सुखी और संपन्न घरों में हैं। हमने उनकी पढ़ाई और दहेज के लिए रखे रुपयों के अलावा कुछ लोन लेकर एक घर खरीद लिया है और साथ में 2 गाड़ियाँ भी। आज मेरे पास प्यार करने वाले पति, स्नेह लुटाने वाले सास ससुर और प्यारे से बेटे के अलावा घर, गाड़ी, संपन्नता सब कुछ है। काशी तो मुझे जान से ज़्यादा प्यार करता है, पूना ने उसे बताया। शहरी के अंदर छन्न से कुछ टूट गया। उसने गौर से पूना को देखा। कीमती सूट, हाथ में हीरे की अंगूठी, हीरे के टॉप्स, सोने की चूड़ियाँ और चेहरे का लावण्य उसके सुखी होने की साफ साफ गवाही दे रहा था। सचमुच 7 साल में उसे उम्र छू भी नहीं पाई थी, वह और अधिक ज़्यादा निखर गई थी। काशी भी तो पहले से अधिक निखरा और आकर्षक लग रहा था और उसका बेटा। शहरी के कलेजे में एक हुक सी उठी। वह मूर्खता नहीं करती तो वह प्यारा सा बच्चा आज उसका होता। वह थोड़ा धीरज रखती, सामंजस्य करती तो आज ये सारा ऐश्वर्य उसका होता। तुम्हारी स्थिति देखकर तो लगता है कि तुमने अभी तक विवाह नहीं किया है शहरी, क्या ये सच है? कब तक ऐसे रहोगी? इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए, शैली लौट जाओ। और पुनः उसे विदा लेकर अपने बच्चे और काशी के पास चली गई। शहरी बहुत चक्की सी थोड़ी देर वहीं पर खड़ी रही।
फिर थकी हुई सी अपने घर चुपचाप लौट आई। उसकी आंखों के सामने रह रह कर पूना और काशी के सुखी संतुष्ट चेहरे घूम जाते थे। बिस्तर पर लेटी वह काफ़ी देर इसी तरह रोती रही। शाम को जब थोड़ी संयत हुई तब उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और उससे कहा, माँ, मैं घर वापस आ रही हूँ। तुम उस लड़के को हाँ कर दो जिसका तुमने मुझे फ़ोटो भेजा है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, अब बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी। हमें पता है आपको बेहद पसंद आई होगी। तो वायदे के मुताबिक अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी हो जाए और हम आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सके। और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में हमें अपनी राय भी ज़रूर बताइए। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।